जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के लेक्चर में। आज हम फास्ट ट्रैक में लेकर आए हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। हालांकि प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहना सही रहेगा कि इस चैप्टर से या इस टॉपिक से एनडीए में सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में होने की वजह से हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैं ये चैप्टर आप लोगों का कवर कर रहा हूँ। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी कंसाइड विथ इट्स सेंटर ऑफ मास only if the gravitational field does not vary from one point of the body to the other point। मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास से तभी कंसाइड करेगा जब ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी नहीं करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है आपका, देखिए कुछ फार्मूलाज है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें यही करेंगे कि इस चैप्टर में जो फार्मूलाज है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, उसके बाद वन बाय वन करके, ज़्यादातर मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन सेट किए हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला मैथमेटिकली कुछ फार्मूलाज है। तो सबसे पहले क्या फार्मूला है, जैसे RCM। ठीक है, CM मतलब सेंटर ऑफ मास, RCM इक्वल्स टू XCM इंटू आई कैप प्लस YCM इंटू जेड कैप प्लस ZCM इंटू के कैप, सॉरी हाँ, RCM इक्वल्स टू XCM इंटू आई कैप YCM इंटू जे कैप प्लस ZCM इंटू के कैप। तो यहाँ पर देखिए, ये पोजीशन वेक्टर है। अब इसमें देखिए, फॉर डिस्क्रीट बॉडी के लिए XCM जो होगा वो 1/M इंटू MI इंटू XI होगा, और यहाँ पर हम लिख सकते थे I इक्वल्स टू 1 to N। ठीक है, उसी तरह से YCM इक्वल्स टू N, उसी तरह से ZCM इक्वल्स टू दिस मच। ओके, नाउ फॉर कॉन्टिन्यूस बॉडी अगर होगा, कहने का मतलब है कि डिस्क्रीट बॉडी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि रेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ऐसा हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर कॉन्टिन्यूस बॉडी हो, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए हमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। RCM इक्वल्स टू 1/M इंटू इंटीग्रेशन ऑफ R इंटू DM। नाउ द नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिक बॉडी। अगर कोई बॉडी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बॉडी कैसा होता है, जैसे सर्कुलर रिंग है, हम हाथ में जो अंगूठी पहनते हैं आप उसको सर्कुलर रिंग मान सकते हो। तो सेमी सर्कुलर रिंग जो होगा उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आपका 2R/π होगा, और अगर डिस्क लेंगे सेमी सर्कुलर डिस्क तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 4R/π होगा। अब देखिए, ये सारा जो फार्मूलाज है, ये सारा फार्मूला हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है हमें। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछेगा, बोल देगा कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ मास, या व्हाट इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सर्कुलर रिंग। तो यहाँ पर क्या दे देंगे, 2R/π। ओके, सिमिलरली मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर कोई पार्टिकल्स रिजिड बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका मोशन हम लोग, उसके मोशन का स्टडी हम लोग कैसे किए हैं, ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मोशन ऑफ फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, पोजीशन अगर की बात की जाए, अगर RCM अगर होगा, मान लीजिए कि किसी बॉडी, कोई बॉडी सेंटर ऑफ मास है ना, कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मोशन करेगा, और अगर उसका सेंटर ऑफ मास मोशन करेगा तो हम उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल सकते हैं कि किसी टाइम पर कहाँ पर है वो। ठीक है, तो M1R1 प्लस M2R2 प्लस डॉट एंड डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, तो उसी तरह से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 अप टू सो ऑन। ठीक है, उसी तरह से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो
तो अगर एक्सेलरेशन मतलब एफ नेट जीरो तभी होगा, मास तो किसी बॉडी का जीरो होगा नहीं, एफ एक्सटर्नल जीरो तभी होगा जब ए एक्सटर्नल ए जीरो होगा। और ए जीरो कब होगा, क्योंकि ए बराबर वी माइनस यू बाई टी होता है, तो टाइम तो जीरो होगा नहीं। तो वी और यू अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो वी माइनस यू जीरो हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है, ठीक है, कि अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे ज़ीरो है तो उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट रोटेशनल मोशन। बोला गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन और पॉइंट एंड पार्टिकल डू नॉट मूव पैरेलल टू द लाइन। अब यहाँ पर देखिए, जो रोटेशनल मोशन, जब कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन करती है, ठीक है, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी होता है, और एक्सीलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, थीटा मतलब एंगल, ये हमें क्लास 8 में भी पढ़ना था कि थीटा इक्वल्स टू एस बाई आर। तो एस क्या है, आर्क, मतलब एंगल जो होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस होता है। और उसी तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो डी थीटा बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सारा चीज़ हो गया। नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है और हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना, तो कैसे करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी, मतलब होता है ना एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए एस बराबर होता था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये कब होता था, जब कोई पार्टिकल लीनियर मोशन करती थी। तो अगर कोई पार्टिकल एंगुलर मोशन करेगी तो एस के जगह पर थीटा आ जाएगा, यू के जगह पर ओमेगा नॉट आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की जगह पर क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो ये सारा पॉइंट्स भी हमें याद रखना चाहिए। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। उसके बाद होता है टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो टॉर्क को हम लोग लिखते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स की जगह पर यहाँ पर देखिए टॉ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ये वाला एफ आपको नहीं दिख रहा होगा बट थोड़ा सा मिटा हुआ ऐसा है ना, दिस इज लाइक दिस आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पर आर क्रॉस एफ जो होगा वो आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, या फिर टॉ इक्वल्स टू हम आई इंटू अल्फा भी कह सकते हैं। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आपका एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी होता है एंगुलर मोमेंटम, या फिर एल इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा होता है। ये दोनों फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर वर्क डन होता है, वर्क डन बाई टॉर्क, वर्क डन बाई टॉर्क होता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टॉ इंटू डी थीटा, और एक पावर होता है, पावर इज इक्वल्स टू टॉ इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है आपका। नाउ द नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बोल रहा है कि इफ़ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, अगर किसी सिस्टम पर नेट टॉर्क जीरो लग रहा है, ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। नो मैटर व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस विद इन द सिस्टम, एल इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो आई वन ओमेगा वन इक्वल्स टू आई टू ओमेगा टू, क्योंकि एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है आई इंटू ओमेगा। अगर ये एल कांस्टेंट होगा तो आई वन ओमेगा वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई टू इंटू ओमेगा टू। अब इस पर कई सारा न्यूमेरिकल्स मैंने क्लास में कराए हैं, ठीक है। तो उस पर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने कराए हैं कि कोई बॉयज़ है वो डिस्क पे ऐसे, कोई लड़का है वो डिस्क पे ऐसे खड़ा है, ठीक है, और दोनों हाथ को फैलाए हुए हैं। तो जब ये दोनों हाथ को, ये लड़का जब दोनों हाथ को समेट लेगा, ऐसे करके मोड़ लेगा, ठीक है ना, और बैठ जाएगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ये सारा चीज़ मैं क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ बोथ ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर नॉट चेंजिंग विथ टाइम, टोटल फोर्स एंड टोटल टॉर्क आर जीरो, लीनियर मोमेंटम डज नॉट चेंज implies the condition for the translational equilibrium of the body, and angular momentum does not change implies the condition for the rotational equilibrium of the body। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर रिजिड बॉडी है
है ना, इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर एक रिजिड बॉडी को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में चाहते हैं कि वो रिजिड बॉडी रहे, तो तभी वो रहेगा इफ़ बोथ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर नॉट चेंजिंग विद टाइम। अगर लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम बॉडी का, कोई बॉडी रिजिड बॉडी है और उसका लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों अगर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि टोटल फोर्स या टोटल टॉर्क, है ना, टोटल फोर्स एंड टोटल टॉर्क आर जीरो, तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। दूसरा पॉइंट जो है, लीनियर मोमेंटम डज नॉट चेंज इम्प्लाइज दैट द कंडीशन फॉर द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एंड एंगुलर मोमेंटम डज नॉट चेंज इम्प्लाइज दैट कंडीशन फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। नाउ द नेक्स्ट देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है कि आई इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा ऑफ एम इंटू आर स्क्वायर, जहाँ पर एम जो है वो मास है और आर जो है डिस्टेंस है किसी पार्टिकल्स का, है ना, एक्सिस से, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर ऑब्जेक्ट को एक्स वाई प्लेन में रखेंगे तो वहाँ पर आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। अब देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है आई ए बी इज इक्वल्स टू आई ऑफ, यहाँ पर ए बी मतलब ये वाला दिया, देखिए यहाँ पर ए है और ये बी है, तो ए बी कोई भी मतलब एक्सिस है, ठीक है। तो इसको एक्सिस माने हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आई ए बी जो होगा वो आई सी एम, आई मतलब आई सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंड एम इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पर देखिए इमेज में दिखलाया गया है इस वाले फिगर में, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज डी, ओके। नाउ द नेक्स्ट, रोलिंग मोशन में क्या होता है, रोलिंग मोशन फॉर अ बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी सी एम इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर कोई बॉडी है जो रोलिंग तो कर रहा है बट वो स्लिपिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसे मान लो आप कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है थीटा एंगल पर, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे रोल करके आ रहा है बट वो स्लिप नहीं कर रहा, तो रोल कर रहा तो कैसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। अगर वो स्लिप करके आता तो कैसे आता, डायरेक्ट ऐसे आ जाता, ठीक है। तो स्लिपिंग का केस नहीं है, रोलिंग का केस है, तो ये है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो अगर ऐसा होता है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू कैपिटल आर इंटू ओमेगा। आर क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ द रोलिंग बॉडी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी के बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर होती है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 1/2 इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होती है। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो ये आपको इतना मिला, आप 1/2 इंटू एम इंटू वी सी एम स्क्वायर दिस और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा को चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ओमेगा को चेंज किए तो ऐसा आ गया, आई इंटू ओमेगा को चेंज किया गया, ओके। तो यहाँ पर आप इस तरह से ये देख सकते हैं। ये तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था, और भी देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबसे भी डायरेक्ट सवाल पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर एक रिंग है और इस रिंग के बीचों बीच ऐसे सेंटर से पार हुआ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और इस रिंग इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, एक्सिस के चारों तरफ, तो इस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का वो एम आर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्या है, अगर मान लिया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है और रिंग को हम इस तरह से रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1/, मतलब आप देख सकते हो इमेज में, ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हो, ज़्यादा क्लियर दिखेगा आप। तो इस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर एक रॉड ले लेंगे तो रॉड अगर ले लेंगे और रॉड के ठीक बीचों बीच से अगर पार हुआ है एक्सिस और उस एक्सिस के अलोंग बॉडी रोटेट कर रही है, तो इस कंडीशन में भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1/2 इंटू एम आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपका ये आपका है एक्सिस अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, और ये रॉड इस तरह से घूमे और ये पोर्शन इस तरह से घूमे, तो अगर इस तरह से घूमे तो यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा वो आई इक्वल्स टू 1/4 इंटू एम आर स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखना चाहिए, ये डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पर एक और रॉड का ही बात किया जाए, ठीक है, तो रॉड की बात लेंगे तो ये 1/12 एम एल स्क्वायर हो जाएगा, और
अगर एक इस तरह से रिंग ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल रिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका एक्सिस है और ये आपका हो जाएगा आपका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर जो होगा, तो यहाँ पर देखिए ये R1 हो गया, ऊपर वाला R1 हो गया और नीचे वाला R2 हो गया। मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, ठीक है, सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट या फिर कह सकते हो थोड़ा सा अप या थोड़ा सा डाउन ऐसे पास कर रहा। तो इस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो होगी 1/2 इंटू एम इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट, स्फेरिकल सेल के लिए अगर कोई स्फेरिकल सेल है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो स्फेरिकल सेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 2/3 mr स्क्वायर। और सिमिलरली इस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग कंडीशन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर सर्कुलर डिस्क होगा तो सर्कुलर डिस्क होगा और एक्सिस अगर ऐसा है तो इस कंडीशन में जो आई होगा वो mr²/2 होगा। और अगर कोई रेक्टेंगुलर स्लैब है और रेक्टेंगुलर स्लैब के सेंटर से कुछ मतलब कोई लाइन पास किया और उसी को हम एक्सिस मान रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 1/12 इंटू एम इंटू A² प्लस B² हो जाएगा। तो ये सारा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये था। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इन एन ऑर्बिटल मोशन। अगर कोई भी ऑर्बिटल सपोज कर लिया जाए कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का मोशन हम पकड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होता है, ये होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे चारों तरफ ऐसे चक्कर काटता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटता है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल मोशन इसको कह सकते हैं क्योंकि ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस कंडीशन में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इन एन ऑर्बिटल मोशन। तो इस कंडीशन में जो ऑर्बिटल मोशन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, बोले द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, द वेक्टर इज अलोंग द रेडियस वेक्टर, द वेक्टर इज पैरेलल टू द लीनियर मोमेंटम एंड द वेक्टर इज इन द ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। तो इसका देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा यहाँ पर। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ऐसे घूम रही है, तो ऐसे घूम रही है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और हमसे पूछा जा रहा है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आई इंटू ओमेगा। तो जब आई इंटू ओमेगा होती है तो आई देखिए आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा आपका, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग स्फीयर एट द सेंटर ऑफ द प्लेन विथ इंक्लिनेशन थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। अगर ऐसे कोई इंक्लाइन है, ऐसे थीटा है, तो बोलो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रोलिंग स्फीयर। कोई स्फीयर है, इस पर रोल कर रही है, तो इसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो इसका मान लेते हैं कि इसका वेट नीचे की तरफ mg लगेगा और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, ये लग जाएगा आपका mg cos थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा आपका। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mg sin थीटा। तो यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन के बारे में पूछा गया। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन पूछता तो हम कुछ और आंसर कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ मास इनटू और एक्सीलरेशन की जगह पर g sin थीटा, यानी जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, लेस देन g sin थीटा। क्यों होना चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर ये बॉडी अगर स्लाइड करके आता तब इसकी एक्सीलरेशन होती g sin थीटा, रोल करके आने के लिए g sin थीटा से कम एक्सीलरेशन लगेगा, यानी लेस देन g sin थीटा, ठीक है। आप ऐसे समझ लो ना, आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे तो आपने इस ब्लॉक का निकाला होगा, तो इस ब्लॉक का क्या होता है, g sin थीटा होता है एक्सीलरेशन, ये आपने निकाला होगा, ठीक है। तो ब्लॉक के जगह पर हम क्या ले लिए कि एक स्फेयर ले लिया, स्फेयर। तो जब स्फेयर रोल करेगा तो रोल तो ऐसे करेगा, तो कोई भी चीज़ जब रोल करती है और ये स्लाइड करती है तो रोलिंग में कम फ्रिक्शन लगता है और स्लाइडिंग में ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। तो अगर रोलिंग में फ्रिक्शन कम लग रहा है यानी कि रोकने वाला फोर्स उसको कम है, यानी वो कम ही फोर्स पे वो चलना
शुरू कर देगा, रोल करना शुरू कर देगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा जो एक्सेलेरेशन होगा वो कम एक्सेलेरेशन से हमारा काम चल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड। इनमें से कौन सा वो फैक्टर हैं जिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये होता है आपका सिग्मा एम आर स्क्वायर, या कह सकते हैं सिंपली एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए मास पे तो डिपेंड करेगी और रेडियस पे भी डिपेंड करेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मास पे तो डिपेंड कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है ओमेगा, इस पर भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि मान लीजिए कोई आपका स्फेयर है और उसको आप सेंटर के थ्रू घुमा रहे हो और आपका ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है ना, मतलब एक बार आपने स्फेयर के सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास किया और एक बार आपने इसके किसी सरफेस से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास किया है, तो दोनों ही कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे तो डिपेंड कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, मेरे ख्याल से एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। सॉरी, आंसर है आपका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए कभी कभी इंसान गलत कर जाता है, तो जैसे मैंने ये गलत बताया आपको, इसी तरह से एग्जाम में कभी कभी होता है कि हम गलत कर जाते हैं। ठीक है, देखिए मैं निकाल रहा था सही, मैंने ये सही सोचा था, बट यहाँ पर देखिए फिर गलत कैसे हुआ। मैंने एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर लिए और एक बार एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर लिए, तो दोनों कंडीशन में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सॉरी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई उसकी वैल्यू अलग अलग आई है। ठीक है, और बॉडी का मास पे तो डिपेंड कर ही रहा है, रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर भी डिपेंड कर रहा है, तो इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, किस पे नहीं डिपेंड करेगा, एंगुलर वेलोसिटी को पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी कितनी ओमेगा से घूम रही है उस बात से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स अराउंड अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स अराउंड ऑब्जेक्ट with mass m and radius r which rolls down inclined plane without slipping along the way। ऑप्शन क्या क्या है, there is a decrease in the rotational motion, there is a, ऑप्शन बी है there is a decrease in rotational and translational motion, there is a conversion of translational motion into rotational motion and काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। बोल रहा है कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा, ठीक है ना, फ्रिक्शनल फोर्स अराउंड ऑब्जेक्ट विथ मास m एंड रेडियस r रोल्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पर देखिए इंक्लाइन प्लेन ऐसा होता है और इस पर अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, तो रोल कर रही है तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा और ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा, इस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वो कैसा हो जाएगा, ये देखिए देयर इज ए कन्वर्जन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन इनटू रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन जो है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, ट्रांसलेशनल मोशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब कोई बॉडी इंक्लाइन पे स्लाइड करेगी तो क्या होगा, रोटेशनल मोशन जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन में, मतलब हाँ, रोटेशनल मोशन इनटू ट्रांसलेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा पॉइंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑन द सिस्टम इज जीरो। अगर किसी सिस्टम पे टॉर्क लग रहा है और वो टॉर्क अगर जीरो है, बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। तो इनमें से क्या कांस्टेंट रहने वाला है। पहला ऑप्शन है लीनियर इंपल्स, दूसरा ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम, तीसरा ऑप्शन है फोर्स एंड चौथा ऑप्शन है आपका एंगुलर मोमेंटम। तो जाहिर सी बात है
कि टॉर्क दिया है, टॉर्क मतलब घुमाने वाला बल होता है, रोटेटिंग फोर्स होता है, तो लीनियर मोमेंटम को इससे कोई लेना देना नहीं है, लीनियर इंपल्स को भी कोई लेना देना नहीं है, और फोर्स को भी कोई लेना देना नहीं है। तो फाइनली इसमें क्या कांस्टेंट रहने वाला है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। नेक्स्ट ये देखिए एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा कंसीडर टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट को आप कंसीडर करो, एक को डिस्क मान लो और दूसरे को स्फीयर ले लो। ठीक है, दैट हैज़ द सेम मास, सॉरी सेम रेडियस एंड डिफरेंट मासेस। तो मान लेते हैं कि डिस्क का जो मास है वो md है और जो स्फीयर का मास है वो ms है। ठीक है, और दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, सेम रेडियस मैंने ले लिया। एक आपका डिस्क है और दूसरा आपका स्फीयर है। बोलो विच रोल्स डाउन द टू इंक्लाइन प्लेन्स, एक ऐसे रोल्स कर रहा है और एक ऐसे रोल कर रहा है। ठीक है ना, विद द सेम एल्टीट्यूड एंड लेंथ। तो सेम एल्टीट्यूड मतलब इतना ही है, सेम ऊंचाई पे है और लेंथ भी सेम है। तो आउट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स विच वन गेट्स द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डिस्क लिया गया है और एक स्फीयर लिया गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो स्फीयर होगा उसका जो मतलब आप खुद, एक कॉमन सेंस का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। एक ऐसा लिया गया है, कंडीशन ऐसा है, एक डिस्क को ऐसे रोटेट किया गया है, ऐसे आ रहा है ये डिस्क, तो ये ठीक है, और एक स्फीयर को यहाँ से ऐसे लुढ़काया गया है। ठीक है, तो बोल रहे दोनों में पहले कौन पहुँचेगा, जाहिर सी बात है पहले कौन पहुँचेगा, स्फीयर पहुँचेगा। ठीक है, क्योंकि स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो एकदम मतलब स्फीयर का जो मास है वो बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगा। डिस्क जो है या तो इधर टिल्ट हो सकता है। ठीक है, तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा आपका स्फीयर। आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। देखते हैं आंसर क्या है इसका। हाँ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट डज, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर होना चाहिए, ये जो है ना ये आपका ऐसा है L²/2I। ठीक है, तो L²/2I क्या रिप्रेजेंट करता है। पहला ऑप्शन है आपका पावर, दूसरा ऑप्शन है आपका टॉर्क, द टॉर्क ऑफ द पार्टिकल, तीसरा ऑप्शन है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और चौथा ऑप्शन है आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो L²/2I है, तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, पावर इक्वल्स टू टॉ इंटू ओमेगा है। ठीक है, टाउ इंटू ओमेगा है, बट हमारे पास क्या, हमारे पास था आपका L²/2I, तो ये तो होगा नहीं, तो पावर तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। और क्या फॉर्मूला है हमारे पास, और देखिए आपका दूसरा ऑप्शन क्या था, एक सेकेंड, हाँ दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या था, ये आपका दूसरा ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, टॉर्क ऑफ द पार्टिकल। तो पावर तो हम देख लिए। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है R क्रॉस टॉ इक्वल्स टू R क्रॉस F होता है। तो देखिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल अगर घूम रही है तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, वो या तो आपका mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी, या फिर कुछ और फॉर्म में होगा। ठीक है, m को हम अगर बदल देंगे तो किसी और फॉर्म में होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होगा, L²/2I, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन डी होना चाहिए मेरे ख्याल से, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्योंकि ये क्या है L², ये ऐसा हम लोग पढ़े थे हाफ L²/I, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं L²/2I। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये सारा चीज़ है। तो आप यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, हाँ डी इज द करेक्ट ऑप्शन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द मोशन ऑफ
प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, जो सोलर सिस्टम है उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जैसे मान लेते ये सन है तो इसके चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो ये सन अगर है तो इसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स का जो मोशन है इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम ऊपर से बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी नहीं, ठीक है, एनर्जी क्या होगी, कंजर्व नहीं रहेगी। और अगर एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, लीनियर मोमेंटम भी क्या होगी, कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम होता है P और P इक्वल्स टू होता है m इंटू वी। तो जैसे मोमेंटम क्या है आपको, लीनियर मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई पार्टिकल जब किसी समय यहाँ पर है फिर आपका ये यहाँ पर आ जाएगा, तो वेलोसिटी का मान लेते हैं अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी है तो हो सकता है कि आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट भी है तो हर सेकंड डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो मोमेंट वेलोसिटी तो चेंज हो गया, तो अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो लीनियर मोमेंटम विल आल्सो चेंज। तो यहाँ पर अच्छा मास भी क्या होगा, चेंज होगा, समय के साथ क्या होता है, मास जो है वेरी करता है, ठीक है, मास क्या करता है, वेरी करता है। तो फाइनली क्या चेंज नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर एंगुलर मोमेंटम ओमेगा होता है और ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2π/t, ठीक है। अगर सोचो जरा सोचो, अगर मान लीजिए कि हम अर्थ की बात करें तो अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो मतलब कोई जो ईयर है वो आपका 365 डेज और 6 आवर्स का 1 ईयर होता है, मतलब 1/4 ऐसे होगा, 365 डेज जनरली 365 डेज मानते हैं, तो 365 डेज का 1 ईयर होता है। अगर ओमेगा चेंज हो जाए, ठीक है, ओमेगा अगर चेंज हो जाए तो ओमेगा चेंज हो जाएगा तो टाइम भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी कि 365 डेज के जगह पर अगर ज़्यादा फास्ट घूमेगा तो समय जल्दी बीत जाएगा, यानी 365 की जगह पर 300 दिन में ही आपका 1 साल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, मेरे ख्याल से तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, हाँ सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है व्हाट डज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी कम इनटू द पिक्चर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, व्हाट डज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी कम इनटू द पिक्चर। ऑप्शन ए है व्हेन द मोशन इज रोटेशनल, व्हेन द मोशन इज लीनियर, व्हेन द मोशन इज अलोंग अ कर्व्ड पाथ, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है व्हाट डज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी कम इनटू पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको सवाल से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है किसी बॉडी की, ठीक है, वो क्या होगा, कैसे मतलब कैसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे काउंट होगा जब कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी, क्योंकि देखिए लीनियर मोशन जब पढ़ेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आएगा ही नहीं। व्हेन द मोशन इज अलोंग द कर्व्ड पाथ, तो कर्व्ड पाथ पढ़ेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपका रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालेंगे तो कब निकालेंगे, जब यहाँ पर मोशन कैसा होगा, रोटेशनल होगा। आंसर देखते हैं इसका, व्हेन द मोशन इज रोटेशनल, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज एनालॉग ऑफ मास ऑफ रोटेशनल मोशन इज, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में मास का कौन, मतलब जैसे कहने का मतलब है कि हम वहाँ पर जानते हैं कि लीनियर मोशन और इसकी अगर बात करें तो जैसे हम लोग वहाँ पर पढ़ते थे फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। ये इस तरह से ये कंपैरिजन भी मैंने आपको बतलाया है, ठीक है। तो यहाँ पर मास का जगह कौन लेगा, रोटेशनल मोशन में मास का जगह लेता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्योंकि टॉर्क तो लेगा नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन भी नहीं लेगा, एंगुलर मोमेंटम भी नहीं लेगा, ठीक है। तो मास का जगह कौन लेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोल रहा कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। इनमें से कौन सा ऐसा वस्तु है
जिसका सेंटर ऑफ मास उसके बाहर लाई करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह के सवाल पूछते हैं। देखिए इसका दूसरा मतलब इसी सवाल को चेंज करके ऐसा पूछ सकता है आपसे, बोल देगा कि कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास बाहर हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब उस बॉडी के ज्योमेट्रिकल फिगर के बाहर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, पेंसिल है, ठीक है। तो पेंसिल ऐसा होता है आपका, फिर आपका शॉर्टपुट है। शॉर्टपुट आप जानते हो, शॉर्टपुट जो हम लोग फेंकते हैं ना, छोटा वाला गोला, वो शॉर्टपुट होता है। डाइस है ऐसा, ठीक है। और आपका एक बैंगल है, तो बैंगल ऐसा होता है, जो चूड़ी होता है ना उसको बैंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा बॉडी है, मतलब फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी। तो इनमें से कौन है जिसका सेंटर ऑफ मास उसके बॉडी के बाहर लाई करेगा, यानी ये बॉडी यहाँ तक है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करना चाहिए। तो पेंसिल के केस में तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। शॉर्टपुट के केस में भी नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास इसका इसी में के अंदर कहीं होगा। डाइस में भी अंदर में ही कहीं होगा। बैंगल में बाहर हो सकता है, ठीक है। तो ऑलवेज क्या हो जाएगा आंसर इसका, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, डी इज द, अरे यहाँ पर ये डी होना चाहिए, बैंगल होना चाहिए। ऑप्शन गलती से ए लिखा गया, ठीक है। तो ए नहीं होगा, यहाँ पर डी होगा, ठीक है। आप याद रखना इसको, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो डी इज बैंगल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा कि व्हेन अ डिस्क रोटेट्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब एक डिस्क यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट हो रही है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। इनमें से कौन सा सही नहीं है। बोलो द सेंस ऑफ रोटेशन remains the same, the orientation of the axis of rotation remains the same, the speed of the rotation is not non-zero and remains the same, the angular acceleration is non-zero and remains the same। फिर से सवाल को समझते हैं। बोल रहा when a disk rotates with uniform velocity, तो डिस्क अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इनमें से कौन सही नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, द सेंस ऑफ रोटेशन रिमेन्स द सेम, ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर डिस्क यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो उसका जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स द सेम, वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हमसे नॉट ट्रू के लिए पूछा है, तो ये भी सही हो जाएगा। नाउ द सी इज द स्पीड ऑफ रोटेशन इज नॉन जीरो एंड रिमेन्स सेम। यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया है तो स्पीड ऑफ रोटेशन जो है वो नॉन जीरो तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये सेम हो सकता है बट नॉन जीरो होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। उसके बाद आपका द एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो एंड रिमेन्स सेम, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो होगा एंड वो एंगुलर एक्सेलरेशन सेम भी रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन रियल में देखिए जब कोई पार्टिकल, ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह का सवाल है, ठीक है। डिस्क अगर रोटेट करेगा तो डिस्क का हर एक पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 80 होगा वो जीरो होगा, 80 का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, बट चूंकि वेलोसिटी हर सेकंड चेंज होगा यहाँ पर, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है बट एक्सेलरेशन डायरेक्शन के कारण एक्सेलरेशन को हम नॉन जीरो कह सकते हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा, एक्सेलरेशन का भी चेंज नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा, मेरा तो ऑप्शन डी आया है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा अ मास इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी along a line parallel to the x-axis away from the origin, its angular momentum with respect to the origin is, ये तो सबको पता है, ये रिमेंस सेम होगा, रिमेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है। बोल रहा है अ मास m इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी along a line parallel to x-axis, x-axis के पैरेलल कोई along है और इससे मूव कर रहा है, फ्रॉम दी ऑरिजिन से मूव कर रहा है ऐसे बॉडी, इट्स एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन है, ठीक है। तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम। तो अब आप सोच रहे होगे कि सर बॉडी तो लीनियर मोशन कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कैसे आया,
तो भैया आपको मैं बता दूं कि मैंने क्लास में आपको एक चीज़ बताई थी, याद कर लो, ठीक है। अगर कोई बॉडी यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जर्वर एक यहाँ पर है और ये ऑब्जर्वर जो है ऑरिजिन पे खड़ा है, तो शुरू में पार्टिकल यहाँ पर है, तो जैसे जैसे पार्टिकल यहाँ पर जाएगा, इस अभी शुरू में पार्टिकल जब t बराबर 0 है तो बॉडी यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर है, तो जब ये पार्टिकल इधर जाएगा तो इस व्यक्ति को इसको देखने के लिए देखिए इसको गर्दन घुमाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एंगुलर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ओमेगा, तो यहाँ पर जो b होगा मतलब, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ये 0 हो नहीं सकता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम बढ़ भी नहीं सकता है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंगुलर मोमेंटम डिक्रीज भी नहीं कर सकता है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो हर सेकंड वो जो थीटा फॉर्म करेगा, यानी जो इसकी जो डी थीटा बाई डी टी होगी, ये क्या होगी, ये ऑलवेज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो डी थीटा बाई डी टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, मैंने हर सेकंड जो थीटा फॉर्म करेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो आंसर इसका होना चाहिए बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू कैपलर्स सेकेंड लॉ, कैपलर का दूसरे नियम के अनुसार द रेडियस वेक्टर ऑफ ए प्लैनेट, किसी प्लैनेट का रेडियस वेक्टर फ्रॉम दिस सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये सबको पता है कि अगर मान लीजिए कि एक सन है और इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट करती है अर्थ, तो यहाँ पर देखिए अगर मान लेते हैं कि 1 घंटे में सन इतनी दूर गई है और यहाँ पर 1 घंटे में इतनी दूर आई है, तो इसका कहने का मतलब है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करता है, वो कहना चाह रहा है, ठीक है। कैपलर्स लॉ, कैपलर्स का सेकंड लॉ ये था, बोला दिस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। तो ये जो लॉ है लीनियर मोमेंटम का तो केस होगा नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन का भी केस नहीं होगा, ठीक है, और ऑल आर करेक्ट, ये तो हो ही नहीं सकता है। ऑलवेज क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अ स्पिनिंग बॉलेट डांसर चेंजेस द शेप ऑफ हर बॉडी बाय स्प्रेडिंग हर आर्म्स, ठीक है। बोल रहा है कि अ स्पिनिंग बॉलेट डांसर है, ठीक है, चेंजेस द शेप ऑफ हर बॉडी, ठीक है, तो वो अपने बॉडी के शेप को चेंज कर रही है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको पहले। कोई बॉडी है अभी ऐसे मतलब डांस स्पिनिंग टेबल पे डांस कर रहा है, ठीक है, तो ये बॉडी के शेप को चेंज कर रहा है, कभी मतलब बैठ जा रहा है, कभी खड़ा हो जा रहा है। तो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, दूसरा है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी कभी इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा केस है वो क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, ये भी नहीं होगा, और द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो बॉडी का शेप को मतलब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन हो सकता था, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर सकता था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा कि बॉडी का शेप को उसने क्या किया है, उसने बस लिखा चेंजेस। तो यहाँ पर अगर डिक्रीजेस की जगह पर चेंजेस होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा होता है, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, ये हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए जब उसकी स्पीड ओमेगा जब बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, घटेगी, या कह सकते हैं जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगी तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस केस में हम फाइनली जो है वो क्या कंजर्व रहने वाला है, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन ऑलवेज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। ओके नाउ, तो ये था आपका आज का लेक्चर। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने जानबूझकर न्यूमेरिकल्स नहीं डाले हैं इसमें, क्योंकि इस चैप्टर से इसी टाइप के सवाल पूछने की आशंका ज़्यादा मुझे लग रही है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको न्यूमेरिकल्स पे अगर एक लेक्चर चाहिए तो स्पेशली आप मुझे बताओ, तो मैं न्यूमेरिकल्स पे एक लेक्चर मैं स्पेशली अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।